नमस्कार। बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर मुस्लिमों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मेरी पार्टी और तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव को क्यों कहना पड़ा कि नीतीश और बीजेपी एक ही है, हमारे रहते यहाँ पर दंगा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि दोनों पिता और पुत्र हमें आंख दिखाना बंद करें। नीतीश के राज में दंगा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। दरअसल लालू प्रसाद और उनके सुपुत्र दंगा कराना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई कि अगर मुस्लिम के तरफ किसी ने नज़र उठा करके देखा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तो गंभीर सवाल है। दरअसल एक मुस्लिमों को डरा रहे हैं तो दूसरा पक्ष जो है वो मुस्लिमों का डर दिखा रहा है। को और का फर्क है। एक मुस्लिमों को डरा रहे हैं और एक मुस्लिमों का डर दिखा रहे हैं। अब ये को और का के बीच में कितनी बड़ी खाई है और हकीकत क्या है, इसको हम परखने का प्रयास करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बहुत सारी पार्टी वो मुस्लिमों का रहनुमा बनने का प्रयास कर रही है। इस बार विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चुनाव लड़ेगी और वो भी कह रही है कि 40 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों के रहनुमा बनने की फिराक में कई पार्टियां ये जताने का प्रयास कर रही है कि उनसे बड़ा रहनुमा मुसलमानों का कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 से 20% एक मुश्त वोट पर नजर है। चूंकि कई सारे स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को आगे बढ़ करके कहना पड़ रहा है कि किसी ने भी नजर उठा करके देखा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस तरह का हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और प्रदीप सिंह अररिया के जो एमपी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना ही होगा। इसके भी मतलब क्या है, इसको भी हम समझेंगे। और दरअसल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा की सफलता के लिए खास तौर पर जिन चीज़ों की जरूरत थी, कहा जा रहा था हिंदुओं को सशक्त किया जाएगा, क्या गिरिराज सिंह कामयाब हुए? और इस यात्रा में प्रदीप सिंह बीजेपी एमपी की तरह नहीं, लेकिन एक हिंदू की तरह क्या उसमें शामिल हुए थे? क्योंकि वो हिंदू जाति से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे, आपको हकीकत बताएंगे कि वहाँ की जमीन पर चल क्या रहा है। लेकिन आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव और प्रदीप सिंह का बयान। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा, बताइए? लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा
तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का बयान, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव को आखिरकार इस तरह का हार्ड हिटिंग सेंटेंस बोलने का मकसद क्या था? प्रदीप सिंह का भी बयान हमने सुना है। प्रदीप सिंह ने कहा कि जब मुसलमान को मुसलमान कहने में, अपने आप को बताने में शर्म नहीं आती, तो हमें हिंदू कहने में शर्म कैसी? हमें अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह, इन दोनों का ऐसा मत है कि जाति पाति में बटा हिंदू अपनी हिफाजत कर नहीं पाता है, और जब तक हम जाति पाति से दूर हट करके एक सूत्र में बंधेंगे नहीं, तब तक हम अपनी हिफाजत कर नहीं पाएंगे। और बार बार गिरिराज सिंह बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि बंटवारा हुआ ही था, ढंग से हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, घुसपैठिए अंदर नहीं घुसते। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव इतने आक्रामक क्यों हो गए और वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की भी राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। दरअसल ये यात्रा सीमांचल में हुई, 18 से भागलपुर से शुरू हुई, 22 को किशनगंज में खत्म हुई। अब देखिए, पूर्णिया 33% मुसलमान, अररिया 35% मुसलमान, और आप देख लीजिए कटिहार 40% मुसलमान, किशनगंज 70% मुसलमान। तो इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी के बीच आरजेडी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर, बहुत अच्छा क्या, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन कहीं से भी अच्छा नहीं था। आप देख लीजिए, किशनगंज कांग्रेस जीत गई, कटिहार कांग्रेस जीत गई, पूर्णिया आरजेडी नहीं जीत पाई। तेजस्वी यादव काम करते रह गए, उनके पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई, लोगों ने पप्पू यादव को वोट दे दिया। अररिया में आरजेडी नहीं जीत पाई, प्रदीप सिंह बीजेपी के जीत गए, और उत्तर बिहार में तो आरजेडी की स्थिति और खराब हो गई। मधेपुरा आप लगा लीजिए, सुपौल, हर जगह हार गई, मधुबनी, दरभंगा, हर जगह हार गई। तो क्या 20% वोट जो मुसलमानों का है उस पर नजर है आरजेडी की, और इसीलिए तेजस्वी यादव आगे बढ़ करके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, जिनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला जाए। डॉक्टर संजय कुमार, सीधा आपसे सवाल है, तेजस्वी यादव, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मैं आपको बता दूं, रवि रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर संजय, ये तेजस्वी यादव अमूमन इस तरह का हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट देने के लिए तो जाने नहीं जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बात की गई तो परिणाम भयानक होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, राजद का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं, तेजस्वी यादव बैठेगा नहीं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कल एक कार्यक्रम में और एक चैनल पर डिबेट के क्रम में भी प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए थे और मैं भी था। प्रदीप सिंह जी से उनके बयान के निहितार्थ पूछे गए। उन्होंने कहा कि मैंने अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो उस बयान को दिखाइए, चलाइए। हाँ, मैंने ये जरूर बात कही थी कि जाति में मत बटिए, बल्कि आप जब शादी की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, बिल्कुल आप जाति खोजिए और जाति में शादी कीजिए। लेकिन जब एकता की बात हो तो हम लोग सब लोग हिंदू हैं, जाति में बटा हुआ समाज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। और उन्होंने कई सफाई दी कि कई मुस्लिम साथी भी हैं जो हमको वोट करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ उनका आना जाना होता है, इसलिए हमने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। हाँ, हिंदू एकता की बात जरूर की, और ये बात करने में मुझे अभी भी कोई परहेज नहीं है
कि हिंदुओं को एक रहने की चाहिए। जिस डेमोग्राफी को लेकर के मैं सवाल उठा रहा हूं, वो डेमोग्राफी है कि जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदू जातियों में बटे हुए हैं, जाति में बांटा जा रहा है, तो जाति से में न बट करके वो एकजुट रहे, इसकी बात उन्होंने कल कही थी और कई बार उन्होंने कही। जहां तक तेजस्वी जी की बात है, एक घटनाक्रम का साक्षी बना बिहार कि आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली और लालू प्रसाद जी ने उस रथ यात्रा को रोकी बिहार। उसके बाद से मुस्लिम समाज लालू प्रसाद जी के साथ खड़े हो गए और आज तक उसकी फसल लालू प्रसाद काट रहे हैं। आज तक उनको मुस्लिम वोट के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वही आडवाणी और घंटा और अजान की बात वो करते हैं और स्वतः मुस्लिम समाज उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जिस आबादी की बात आप कर रहे हैं 18%, 19%, 20%, उसकी फसल वो स्वतः काट लेते हैं। उसके लिए उनको कोई न उनके बीच में काम करना पड़ता है, न उनको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। पार्लियामेंट का चुनाव तो आप पूरा बिहार घूम के कवर किए हैं ना। 2 लोगों को टिकट मिला था और उनको भी टिकट कहां से कैसे मिला था उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी जी ने फिर एक बार उसको बताने की कोशिश की है, क्योंकि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, वो गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू हुई और वो किशनगंज, कटिहार और अररिया होते हुए वो यात्रा समाप्त हुई। तो सीमांचल के इलाकों में जब गिरिराज सिंह ने यात्रा शुरू की तो उसको लेकर के एक खलबली तो है कि अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में गिरिराज सिंह जैसे नेता सफल हो गए, प्रदीप सिंह जैसे लोग अगर हिंदुओं को एकजुट करने में सफल हो गए, तो फिर हमारी जाति की राजनीति का क्या होगा। हम जातियों में समाज को बांटते हैं और जाति के साथ खड़ी हो जाती है मुस्लिम, चूंकि उनको लगता है कि सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ी जो लंबरदार है वो पार्टी आरजेडी है। तो जाति में बटा हुआ समाज और फिर मुस्लिम का समर्थन, ये दोनों को मिला करके एक मजबूत आधार हमारा खड़ा हो जाता है। तो सीधे सीधे वो हिंदू को तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि हिंदू जाति में मत बटिए, वो तो कह ही रहे हैं कि हाँ अगर आप पिछड़ा ये वो करके तो बांट ही लेते हैं। मुस्लिम समाज को लेकर के लग रहा है कि कहीं इनके घूमने से, जो रंगभूमि मैदान से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने भी शुरू किया था पसमानदा समाज को लेकर के, कि भाई जरा आप अपनी हालत तो देख लीजिए, केवल वोट बैंक बने रहिएगा कब तक। जरा किशनगंज, कटिहार और ये अररिया और के लोग हैं, मुस्लिम हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति, अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, आपका क्या स्थिति है रोजगार को लेकर के, उसको तो देख लीजिए। तो पसमानदा समाज को लेकर के सवाल उठाया गया था कि कब तक आप इसमें फंसे रहिएगा। नहीं, चलिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर संजय, पर सवाल ये है कि गिरिराज सिंह अपना काम कर रहा है और गिरिराज सिंह का ये जो इरादा था बहुत पुराना है। मैं आपको बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड जब भी मिलते थे वो ये बात करते थे। कई बार तो ये कहते थे कि हमें मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, हिंदू कॉज के लिए लड़ेंगे। दरअसल सवाल ये है कि हिंदू कॉज के लिए लड़ना, और उसमें एक बार गिरिराज सिंह ने यह भी बड़ा साफ किया, पीयूष पंत जी, कि भाई जो यहाँ के मुसलमान हैं, कुछ बच्चे मिलने आए, उन्होंने कहा कि हम भी परेशान हैं और परेशान उनसे है जो रोहिंग्या और ये लोग जो बाहर से आ गए। सवाल ये है कि आप दीन के नाम पर काम करते हैं, कहते हैं दीन की खिदमत ही हमारा धर्म है, मतलब मजहबी फरमान इस तरह का देते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू को यूनाइट करने की बात करता है तो इससे दिक्कत क्यों तेजस्वी यादव को होनी चाहिए? क्या पीयूष पंत जी आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस मौके पर इसलिए मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हुए आगे बढ़ गए, जो कि उनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के स्टेक होल्डर्स बिहार में बहुत बढ़ गए। एक तरफ जनसुराज के मुखिया मुसलमानों की जोरदार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 40 से ज़्यादा सीटों पर हम मुसलमान को खड़ा करेंगे। 4 सीट में जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक जगह बेलागंज से मुस्लिम प्रत्याशी है।
आप देख लीजिए असुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरेंगे। पप्पू यादव सीमांचल में मुस्लिम के चैंपियन बनने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से मुसलमान का वोट न खिसक जाए, और जेडीयू भी माइल्डली ये प्रयास कर रही है कि इतना ज़्यादा कब्रिस्तान हमने बनाया है, घेरेबंदी हमने की है, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो आपको लगता है कि 19 से 20% वोटों को साधने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे? हाँ, निश्चित रूप से पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि बिहार में जो है जितनी पार्टियां हैं, कोई न कोई जो है कि वो हर पार्टी जो है कुछ जाति समूहों की अग्रणी है, कह लीजिए, उनको रिप्रेजेंट करती है। उनके अम्ब्रेला में कुछ जाति समूह हैं जिनके आधार पे उनका एक वोट बैंक बना हुआ है। और मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो एक डिसाइडिंग फैक्टर बहुत सी सीटों पे होता है। और अगर हम देखें तो आरजेडी की सफलता का भी एक राज जो रहा है बिहार में, वो लालू प्रसाद के टाइम से, जैसे डॉक्टर संजय बता रहे थे, वो वही जब रथ यात्रा रोकी गई थी वहाँ पे, एक बहुत बड़ा कदम एक लालू प्रसाद ने उठाया था, ये एक बड़ा हिम्मत का। और तब से जो है मुस्लिम समाज जो है उनका मुरीद हो गया था, और उसकी खेती लगातार आरजेडी जो है काटती रही है उसकी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से, एक तो देखिए जो माहौल, इसलिए तेजस्वी यादव थोड़े से परेशान हैं क्योंकि जो माहौल गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह और ये पूरी तरीके से जो एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चीज़ों को इस तरह से कह के, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसका व्यापक असर पहले भी देखा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम पिछड़ी जातियों को अपने 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 अम्ब्रेला के नीचे लाने में सफल हुई थी, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू होने के नाम पे। वो एक असर उनके और धीरे धीरे यादव समाज भी, अब देखिए हमने देखा, खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बिहार के भी कुछ इलाकों में हमने देखा, जो अब यादव समाज उस तरीके से एक मुश्त जो है वो आरजेडी के साथ नहीं आता है जैसा कि पहले आता था वो। तो एक उनकी चिंता वो है। दूसरा, उनका जो एक पारंपरिक वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज रहा है। बाद में जो है कि नीतीश कुमार ने भी काफी एक अपनी सेकुलर इमेज पेश करी है, और नीतीश कुमार ने एक बड़े हिस्से को मुस्लिम समाज के अपने पक्ष में किया है, और उसमें उनको सफलता मिलती रही है और उनको सपोर्ट मिलता रहा है उसमें। तो पहले ही आरजेडी को ये दिक्कत होती थी कि भाई जेडीयू जो है उनके वोट बैंक में सेंध मारता रहता है वो। अब जैसे आपने बताया, और ये एक तहत देखिए अगला विधानसभा चुनाव बिहार का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे हमने अभी हरियाणा में देखा, देखिए इतने मल्टी प्लेयर्स होंगे वहां पे, और वही उनका देखिए बीजेपी का तो अपना वोट बैंक है जिसको और वो बढ़ाने के लिए हिंदू समाज के वो जोड़ने की, एकजुट होने की बात कर रहा है पूरी तरीके से। वहीं पे जो है कि बाकी जो समाज है और खासकर मुस्लिम समाज जो है उसके वोट में सेंध मारने वाले बहुत से पैदा हो गए हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अभी लोकसभा में इसका उदाहरण है कि उनको वो सफलता नहीं मिली, ना तो उन्होंने सीट उस तरह से दी। इसके दोषी तेजस्वी यादव माने जा सकते हैं कि भाई आप बात तो करते हैं मुस्लिम समाज की, और ईंट से ईंट बजाने की आप बात कर रहे हैं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रदीप सिंह ने ऐसा क्या कुछ कह दिया रवि रंजन जी कि उनके घर पे एक मुस्लिम युवक पिस्टल लेकर के पहुंच गया? उसको लेकर के भी बवाल हो रहा है। आखिरकार गिरिराज सिंह बिल्कुल सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि इतने जिलों से हमारी यात्रा गुजरी, कहीं पे कोई दंगा हुआ क्या, कहीं कोई फसाद हुआ क्या? हम दंगा बढ़ाने नहीं, हम दंगा रोकने आए हैं, दंगा करने वाले को समझाने आए हैं, दंगा से बचाने आए हैं। लेकिन देखिए, ये कह देना कि हिंदू बन के रहना होगा, इसमें गलत क्या है? शादी विवाह में आप जाति पाति ढूंढ लीजिए, ऐसे हिंदू बन करके रहिए। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि एक युवक पिस्टल लहराते हुए पहुंच गया वहां पर। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस तरह की घटना अगर घटती है, और जिस तरीके से उनके घर पर पहुंच गया, ठीक है प्रदीप सिंह का ये स्टेटमेंट था, लेकिन तेजस्वी यादव कूद गए, लालू प्रसाद कूद गए, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि दंगा लालू प्रसाद के शासनकाल में हुआ था, नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह का बयान क्या आग में घी डालने का काम कर रहा है? आखिरकार इस तरह के बयान के पीछे मकसद क्या है? ईंट से ईंट बजाने की जरूरत कहां पे आ पड़ी है?
क्या किसी ने मुसलमानों को ललकारा है? क्या किसी ने मुसलमान के खिलाफ डेरोगेटरी शब्द बोला है? क्या उनके धार्मिक स्थलों पे कुछ इस तरह की घटना हुई है क्या? और तो और भागलपुर में मंदिरों में जाकर के मूर्ति तोड़ी गई है, आपको पता होगा, और मूर्ति तोड़ी गई है, और इस दरमियान गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसका भी रिएक्शन कोई वायलेंट नहीं हुआ है, हिंसात्मक नहीं हुआ है। फिर तेजस्वी यादव का इस तरीके से बोलना, ईंट से ईंट बजा देंगे, मकसद क्या है, मतलब क्या है? अनम्यूट करिए। अच्छा, हाँ, मैं यही कह रहा था कि तेजस्वी यादव का मकसद बिल्कुल राजनीतिक है और ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसमें दूसरा कोई मकसद नहीं है। और ईंट से ईंट वो क्या बजाएंगे, उनको तो अपनी सीटें बचाने की चिंता है। और इस बार तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी सेमीफाइनल होने जा रहा है, इसी में तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा कि वो उनके लिए मुसलमानों का क्या रुख है। ओवैसी ने घोषणा कर दी है कि इन 4 सीटों पर ओवैसी के भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी, जैसा आपने भी बताया, प्रशांत किशोर ने भी पहले से घोषणा कर दी है कि मुसलमान मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व, मुसलमान मतदाता अपना प्रतिनिधित्व खोजने लगा है और वो कहने लगा है कि हमको ये हमारा वोट जो है उसको यूज करके और सत्ता के चरम पर आप पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करते नहीं। आप देखिए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में जहां 80% आबादी अगर ओवरऑल करें तो ये मुसलमानों की है, और उनकी हालत क्या है, 80% लोगों के पास अपने घर नहीं है अररिया में और ये किशनगंज में। और उनकी हालत जो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस समय जो थी, वही हालत अभी भी है। तो इतने सालों तक उनके वोट पर आप राजनीति करते जाएं और उनको कुछ प्राप्त नहीं हो, तो वो अपना खोजने लगे हैं, प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की चिंता ये है। दूसरी बात, प्रदीप सिंह जो कह रहे हैं कि आपको एकजुट रहना होगा, यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कई जगह आगरा की सभा में शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और उसका एक असर दिखा। तो उसका जो असर धीरे धीरे, प्रदीप सिंह क्या कह रहे हैं, प्रदीप सिंह यही कह रहे हैं कि आपको हिंदू बन के रहना चाहिए, जातियों में मत बटिए, शादी विवाह में आप कर लीजिए अपनी जाति में और अपना जाति खोजिए। प्रदीप सिंह कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि मुसलमानों के अस्तित्व पर कोई खतरा आ जाएगा, मुसलमानों पर कोई अटैक किया जा रहा है। और मुसलमानों का आप देखेंगे तो वो जो ट्रेंड है, अभी कल ही 2 दिन पहले तो वो जो चंद्रशेखर रावण है, उनकी सभा में क्या हुआ, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये हर जगह भीम जय करते चलते हैं चंद्रशेखर। तो उनको पता चल गया कि मुसलमानों का रुख क्या है। मुसलमान बिल्कुल वो टारगेट उनका फिक्स है कि उनको क्या करना है, वो एक मुश्त वोट करते हैं और उनकी रक्षा, उनको लगेगा कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं तो वो उनकी तरफ जाते हैं। यहाँ चिंता ये है कि अभी जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव शुरू हो गया है। तो आरजेडी ने जो इतने सालों तक राज किया मुसलमानों के वोट पर, अब उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कटिहार का रिजल्ट आपने ही बताया कि किशनगंज और कटिहार का रिजल्ट बताता है कि कांग्रेस दोनों सीटें जीत गई और आरजेडी को वहां कुछ नहीं मिला, पूर्णिया में भी कुछ नहीं मिला। तो कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसकी चिंता तेजस्वी यादव की है। अब वो ईंट से ईंट बजाएंगे कि वो क्या करेंगे वो तो देखना उनको होगा, पर मुसलमान बिल्कुल ये तय कर चुके हैं कि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं, और जो पार्टी उनको देगी उसके पक्ष में वो रहेंगे। और वो एक मुश्त वोट जो है 16 से 17% जो उधर चला जाएगा, तो तेजस्वी यादव कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, ये मुश्किल उनकी है। इसीलिए वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं, दूसरा कोई उनका मकसद नहीं है इसमें। नहीं, चलिए, ईंट से ईंट बजा रहे हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना में जो आंकड़ा आया है वो 17% के आसपास है। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 33 साल से मुसलमान हाशिए पर चले गए, उनको डर दिखाया जाता है, और डर की वजह से उनमें टिकट का बंटवारा भी ठीक ढंग से नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों को कहा जाता है अगर आपको ज़्यादा टिकट देंगे तो आप हार जाते हैं। और ये बात पब्लिकली कई नेताओं ने ये एक्सेप्ट भी किया है। मैं आलोक जी आपसे ये पूछना चाहूँगा,
कि दरअसल जो ये मुसलमानों की राजनीति फिर से पिक कर रही है और जो एक ट्रेंड सेट करने का प्रयास प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से तेजस्वी यादव भारी दबाव में है? क्योंकि 4 जगहों पर जहां उपचुनाव होगा ओवैसी की पार्टी भी होगी, प्रशांत किशोर की भी पार्टी होगी, उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी होगा। जो आरजेडी मुसलमानों को अपना एक मुश्त वोट मान रही थी, उस आरजेडी को लगने लगा है कि अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि आपको तो लालटेन में तेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको बीजेपी का भय दिखाया जा रहा है, आपको जो है सो भय दिखा करके आपका वोट लिया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले खास तौर पर जो ये 17-18% की आबादी है उसको अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का कितना कारगर होगा, या इस बार मुसलमान इधर उधर भी जा सकता है? क्योंकि पूर्णिया में हमने देखा तेजस्वी यादव लाख सिर पटकते रह गए, पूर्णिया में मुसलमानों ने वोट पप्पू यादव को दिया, रुपौली में मुसलमानों ने वोट शंकर सिंह को दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि शायद इन 2 चुनाव के परिणाम से तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि मुसलमान हमारे हाथ से खिसक रहे हैं और उनको साथ रखने के लिए हमें हर इस मौके पर इस तरह का स्टेटमेंट देना होगा? देखिए पंकज जी, अडवाणी जी के अरेस्ट के बाद डॉक्टर संजय ने जैसा कहा, मुसलमान एक मुश्त आरजेडी के साथ अभी तक खड़ा पाया गया है। 1-2 छिटपुट रुपौली और पूर्णिया में जो हो गया वो अलग, लेकिन इन टोटलिटी जो मैं बोल रहा हूं कि मुसलमान के लिए उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना उनको कोई उनके ऊपर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना उनको कुछ कहने की जरूरत है। वो अंतोगत्वा वो वोट एकजुट होकर पूरी तरीके से इनको मिलता रहा है। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से बिहार में नए नए दल उभरे हैं, ओवैसी भी है, सबसे बड़ा ये जो जन स्वराज है, ये जिस तरीके से कवायद कर रहा है और मुसलमानों को जिस तरीके से सीट वगैरह देने की बात कर रहा है, उससे लगता है कि अब शायद इस वोट बैंक का कहीं प्रसादी न बढ़ जाए कि कुछ उनको मिल जाए। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि इनमें से किसी एक को भी चुन के मुसलमान एकजुट वोट करेगा उसी के पीछे, चाहे वो जन स्वराज पे करे या वो ओवैसी पर करे या आरजेडी पर करे और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर करे। लेकिन देश के पैमाने पर मुसलमान अब कांग्रेस की ओर मुखातिब हो चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इससे भी जो क्षेत्रीय दल है उनकी परेशानी बढ़ गई है और इसी कारण तेजस्वी यादव को इतना कड़ा बयान देना पड़ा कि हम तुम्हारे साथ डू एंड डाई कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ चोट नहीं आने देंगे। और जो ये यात्रा निकल रही है, बहुत दिन से बिहार ठंडाया हुआ था, ये एक जलजला पैदा करेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी तो इन जगहों से निकल गया है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाते जाते अंतोगत्वा ये कहीं ना कहीं इससे जलजला पैदा करेगा, क्योंकि इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है वोट बैंक के लिए। और हिंदू बिहार में जिस तरीके से जातिगत बटा हुआ है और जिस तरीके से जातिगत नेताओं को उसके ऊपर हावी हैं, मुझे शक है कि हिंदू एकजुट होकर किसी एक के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें तो कहीं दिखाई नहीं देता है। हाँ, पिछले 1-2 चुनाव में मोदी जी के नाम पर लोगों ने एक तरफा मोदी जी को वोट कर दिया, वो एक तरीके का सुनामी था, मोदी सुनामी। लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि हिंदू एकजुट हो जाएगा। बिहार का हिंदू बहुत कठोर ढंग से जातिगत में बटा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, पर ऐसा कहा जाता है डॉक्टर संजय कि मुसलमान में भी 3 जाति समूह में बटे हुए हैं, अशराफ, अजलाफ और अरजाल। और जहां तक सवाल है अशराफ, जो कि बड़ी जाति कहे जाते हैं, अगड़ी जाति कही जाती है, तो इनकी आबादी 4.5% है और इसमें भी सैयद, शेख और पठान है जो अगड़ी जाति के हैं। बाकी सारी जो
आप लगा लीजिए 96-95% लोग हैं, वो पिछड़े यानी पसमानदा या दलित मुसलमानों की है। लेकिन क्या इनके भीतर वोटिंग के समय डिवीजन तो नहीं होता है? जैसा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कहीं इफेक्टिव नहीं दिखा। वो लोकसभा चुनाव में तो कहीं इफेक्टिव नहीं दिखा। तो जिस हिंदुओं को इसलिए जोड़ने की बात कही जाती है कि भाई आप कई जातियों में विभक्त हैं इसलिए आप जुड़ जाइए, लेकिन मुसलमानों को जोड़ने की बात तो नहीं कही जाती है, जबकि मुसलमान में भी जातियां हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान के भीतर भी जातिगत वोटिंग होती है जैसे हिंदुओं में होती है, इसलिए हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास गिरिराज सिंह कर रहे हैं, और मुसलमान चूंकि जाति में विभक्त नहीं है, जबकि उसमें भी जातियां हैं, उसमें भी अगड़ा पिछड़ा दलित सब तरह की जातियां हैं। आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, बिहार में किशनगंज और कटिहार की सीट, लोकसभा की सीट जीत जाती है कांग्रेस, लेकिन अररिया और मधुबनी दो लोकसभा से मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है आरजेडी, और दोनों सीट ये हार जाते हैं। कहा जाता है कि अररिया और मधुबनी दोनों जगह यादवों ने भी आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। मधुबनी में तो लोगों ने अशोक यादव को वोट कर दिया जो भाजपा के उम्मीदवार थे, अररिया में प्रदीप सिंह को वोट कर दिया। इस बात को लेकर के भी आरजेडी में एक बौखलाहट है। मुसलमानों की यह शिकायत है कि भाई मैं तो आपको वोट कर देता हूं, हम तो आपके साथ गोलबंद हैं, लेकिन जो आपके वोटर हैं जिस 13-14% की बात करते हैं, वो वोटर तो हमको वोट करते नहीं है। और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल तो केवल किरासन तेल के रूप में होता है। एआईएमआईएम के जो 4 विधायक थे, अब एक मात्र बच गए हैं जो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एकमात्र विधायक हैं। उन विधायकों को, एआईएमआईएम के विधायकों को किसने तोड़ा? आरजेडी ने तोड़ा और अपनी पार्टी में मिला लिया। एआईएमआईएम ने भी कहा कि भाई ये कौन सा तरीका है कि आप हमारे विधायकों को भी बकस नहीं रहे हैं, मतलब वहां भी उनके लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है कि अपनी पार्टी में मिला लिए। तो जिस समाज की बात कर रहे हैं कि हिंदू पोलराइजेशन या मुस्लिम पोलराइजेशन, कांग्रेस का कॉम्बिनेशन क्या था? कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था अगड़ा, दलित और उसके बाद मुस्लिम। ये बिल्कुल कांग्रेस के साथ पोलराइज होते थे। एक जब से 66-67 के बाद पिछड़ावाद की राजनीति शुरू हुई, और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब त्रिवेणी संघ की शुरुआत हुई, और फिर 90 में जब मंडल कमीशन आया, और उसके बाद जब पिछड़ों की राजनीति को धार दी जाने लगी, तो लोग कहते हैं कि भाई आपने मंडल को डाइल्यूट करने के लिए कमंडल ले आए कि हिंदू समाज जातियों में न बटे, और जब कमंडल आया तो फिर मुस्लिम जो थे वो शिफ्ट कर गए सीधे, जो कांग्रेस के साथ खड़े थे वो शिफ्ट कर गए आरजेडी के साथ। उनको लगा कि बीजेपी को यही हरा सकते हैं, उनके साथ वो खड़े हो गए। लेकिन जब पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, पार्टी तो अपनी राजनीति करेगी ही ना। अब हिंदू पोलराइजेशन की बात, वही तो उनकी पूंजी है। अगर वो हिंदू पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे तो ये तो जातियों में बांटेंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा करेंगे, और कर करके उसके बाद इसको अगड़ा बनाओ, पिछड़ा करके एक ध्रुवीकरण बनाते हैं, और वोटों की फसल काट करके परिणाम कहीं और लेकर चले जाते हैं। बीजेपी इसी कार्ड को नहीं खेलने देना चाहती है, और इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलेगा रुपौली में। रुपौली में दोनों उम्मीदवार ईबीसी के थे भाई, कलाधर मंडल थे जेडीयू के, और ये थे, और 45,000 मुसलमान मतदाता है। पूरे मुस्लिम समाज ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को वोट कर दिया जो राजपूत जाति से आते हैं। वो एक, मैं समझता हूं कि वो केस स्टडी है रुपौली, कि ये जातियों में बटा हुआ समाज, ध्रुवीकरण में बटा हुआ समाज। रुपौली में क्या हो गया, वहां सारे प्रयोग असफल हो गए। वो दोनों कैंडिडेट ईबीसी के, दोनों गठबंधन के कैंडिडेट ईबीसी के, न लोगों ने बीमा भारती को चुना, न कलाधर मंडल को चुना, और शंकर सिंह जो लगातार 2005 से चुनाव हार रहे थे, एक बार वो जीते थे और लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो शंकर सिंह केवल क्षेत्र में उनका प्रेजेंस रहा,
और 24 में वो निर्दलीय जीत जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बात का डर तो है ना कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को लेकर के कुछ बोल दे रहे हैं कि आप तो लालटेन का तेल बन के रह गए हैं। कोई या MIM कह रहा है कि भाई आपको तो इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, फटेहाली और चिथड़ों में लिपटी हुई जिंदगी के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। आपके बच्चे कभी कोई मैकेनिक के दुकान पर काम करते हैं, कहीं साइकिल का पंचर बनाते हैं। इसीलिए पसमानदा राजनीति की बात करने वाले अली अनवर कहते हैं कि अब आप चंद अशराफ मुस्लिमों को राज्यसभा भेज करके मुसलमानों के समर्थन की गारंटी नहीं ले सकते। इस तरह की भी बात अब उठने लगी। लेकिन सवाल यह है कि जब सामने बीजेपी खड़ी होती है तो फिर मुसलमानों के बीच में डिवीज़न तो लोकसभा में दिखा नहीं। जबकि अगर आप 2020 का चुनाव देखें तो 2020 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। 16 टिकट आरजेडी ने दिया था, कांग्रेस ने 10 टिकट दिया था। और जबकि जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 7 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे और जेडीयू की सरकार बन गई थी, एनडीए की सरकार बन गई थी। पर दिनों दिन स्थिति अगर हम देखें टिकट बांटने को लेकर के तो मुसलमानों को कम टिकटें दी जा रही है। पर प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री, उनका ये कहना कि हम 40 से ज़्यादा सीटों पर लड़ाएंगे, जाति की आबादी के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे। क्या पीयूष पंजी आरजेडी के लिए ये नई चुनौती है क्या? और क्या आपको लगता है कि आरजेडी के पक्ष में ये सारी बातें जाएंगी अगर तेजस्वी यादव इस तरह का बयान देंगे, या मुसलमान एक नए रहनुमा की तलाश में और उसको जहां दिखाई पड़ता है उधर वो वोट कर देता है? जैसे पप्पू यादव को निर्दलीय के रूप में कर दिया, शंकर सिंह को निर्दलीय के रूप में कर दिया, और इसी को देख करके तेजस्वी यादव परेशान है, इसलिए आगे बढ़ बढ़ करके मुसलमान का रहनुमा बनने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए पंकज जी, सीधे सीधे ये बात तो साफ है कि कहीं न कहीं वो वोट बैंक जो परंपरागत रूप से उनके साथ रहा है, आरजेडी के साथ है, उसके छिटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। और जिस तरह से नई नई पार्टियां आ रही हैं, आप जिस प्रशांत किशोर जिस बात करें, हालांकि मुझे लगता है, देखिए मुस्लिम समाज को भी समझने की जरूरत है। मुस्लिम समाज ऐसे नहीं है कि जो है कि वो कोई नया प्लेयर आ गया तो उसके साथ चला जाएगा। मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा जो है उसके साथ समस्या होती है अपनी सुरक्षा की, और जिस तरह का आक्रमण उनके प्रति हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस तरह के ठिये तलाशते हैं जहां कम से कम जो पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी दिखाई दे और वो उनकी सुरक्षा भी करती रहे। इस पैमाने पे लगातार आरजेडी, चूंकि देखिए दूसरा वो उनको लगता है कि सत्ता में कौन मजबूती से आ सकता है, वो संभावना है कि नहीं है। इसका उदाहरण आप बड़ा अच्छी तरह से हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। मायावती का जो है बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण देख सकते हैं। लगातार मुसलमान ने जब देखा कि मायावती कमजोर होती चली जा रही हैं, तो और वो हमें बहुत ज्यादा उस तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगी या उस तरह भागीदारी नहीं प्रदान करेंगी, और जो है भारतीय जनता पार्टी की ही जो है कि बी टीम बनती चली जा रही है, तो लगातार उन्होंने पूरी तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में जबकि ज्यादा टिकट उन्होंने दिए, उनको जो है कि छोड़ दिया मायावती को उस तरह से। तो बिहार में भी अब देखिए जो सुपौल वाला, यही कारण है कि जो वहां पे काम कर रहा है, जैसे वहां गरीबी है, बिहार के जो सीमांचल इलाके में जो है गरीबी है, शिक्षा है, तमाम चीजें हैं, तो जो कैंडिडेट, देखिए मुसलमान में क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वो आजिज आ चुका है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो एक लगातार आक्रमण होता रहता है और जो है कि एक जो है कि उसको उस तरह से दिखाया जाता है कि उनके खिलाफ जो है वेमनेस की एक भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है हिंदू समाज में। वो कहीं ना कहीं उस तरह से वो सुरक्षित महसूस करते हैं इमोशनल लेवल पे। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये असुरक्षा की भावना तो पूरी दुनिया में है, उनमें असुरक्षा की भावना पूरी दुनिया में है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो जहां रहते हैं वो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होते। इस तरह का उन पर आरोप लगता रहा। एक पक्ष ये भी कहता है कि वो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होते। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत में तो बहुत सुरक्षित है। अब देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ भी तो इस तरह की बात है। अब वहाँ असुरक्षा क्यों होने लगी?
असुरक्षा इनको हो रही है या इनकी वजह से और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा डिबेट खड़ा हो रहा है कि आखिरकार असुरक्षित कौन महसूस कर रहा है। आप देखें, आप तरह तरह का वीडियो आपको दिखेगा और कई कई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आगे बढ़कर के बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं कि आपको या तो यहाँ फॉलो करना होगा यहाँ के कल्चर को, और नहीं तो आपको छोड़ना होगा। तो ये एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। असुरक्षा भी है, लेकिन साथ साथ ये भी मुद्दा है कि भाई आप मेन स्ट्रीम में आना क्यों नहीं चाहते, वहाँ के कल्चर को आप एडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहते। और जब तक आप जिस देश में हैं कंट्री को बड़ा नहीं मानेंगे, सबसे ऊपर नहीं मानेंगे, तो आपके लिए समस्या तो उठ खड़ी होगी। ये समस्या न्यूजीलैंड में भी हो रहा है, ये समस्या ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, ये समस्या जर्मनी में भी हो रहा है, ये समस्या फ्रांस में भी हो रहा है, कई जगह पर ये समस्या हो रही। तो ये तो एक ग्लोबल समस्या है जिससे हम और आप वाकिफ हैं। पर अगर हम बिहार की बात करें, मुझे लगता है तो बिहार में तो नीतीश शासन में कहीं दंगे नहीं हुए, किसी तरह का फसाद नहीं हुआ। और जब नीतीश शासन में दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुआ, ज़्यादातर समय नीतीश कुमार के साथ बीजेपी रही। और आपको ध्यान होगा कि जब गिरिराज सिंह यात्रा शुरू कर रहे थे तो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भाई हम भी मोहब्बत से सबका वोट हासिल करना चाहते हैं। यहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट का बयान कुछ और था। ऐसे में सवाल उठता है कि जानबूझकर के इनसिक्योर्ड माहौल पैदा करने की कोशिश क्या आरजेडी कर रही है? ये एक सवाल है कि मैंने आपको कहा ना कि एक पार्टी मुसलमानों का डर दिखाती है, दूसरी पार्टी मुसलमानों को डर दिखाती है। अब का और को के चक्कर में पूरी राजनीति उलझ जाती कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। ये एक सवाल है। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय, आप हाथ उठा रहे हैं तो आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अपने दो पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं प्रदीप सिंह के पूरे बयान को सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कल बोला था। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कोई बोलता है गर्व से कहो कि हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं कि अगर इलेक्शन में भी अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहो। जब बेटा बेटी का संबंध करना होगा तब जाति खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। मैं कहता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी बात वो कर रहे हैं जिसमें भड़काऊ बात है। और दूसरी चीज छोड़ दीजिए, दूसरी जगह चाइना, आपने कहा कई देशों का हवाला दिया कि वहां पर कल्चर को लेकर के हर देश का, क्या चाइना में अलाउ है क्या कि वो जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं वो कैसे जाएंगी? वो चाइना का जो कल्चर है उसके तहत जाएंगे या बुर्का पहन करके जाएंगे? वहां के यूनिवर्सिटी में बच्चे कैसे जाएंगे? आपका नेबरिंग कंट्री है ना। इसके बारे में इवन पाकिस्तान को भी एक शब्द बोलने की हिम्मत है कि चाइना कैसे अपने कल्चर के प्रति, अपने सिविलाइजेशन के प्रति कैसे अलर्ट है, कॉन्शियस है। नहीं, और वो सारी बातें ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूं कि इनसिक्योरिटी पैदा हमारे नेता ही करते हैं ना, अपने अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के लोगों को संगठित करना, ये गलत तो नहीं है। ये मुसलमान के भी कई जमात हैं वो करते हैं। सवाल ये है कि अगर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट कोई एंटी मुस्लिम है तो आप उसको खराब कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि वो डेरोगेटरी है, अमर्यादित है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट उस तरह का नहीं है और वो हिंदू संगठन की बात करते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके रहने की बात करते हैं, या प्रदीप सिंह इस तरह की बात करते हैं, तो फिर इसके उलट इनसिक्योरिटी दिखाने का पर्पस तो सिर्फ यही है ना कि आप लोग इनसिक्योर्ड हैं और आपको बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं, जान दे देंगे आपके लिए। और ये कह करके एक पूरे कौम को एक वोट की तरह ट्रीट करना है, एक वोट की तरह देखना है कि आखिरकार आप एक वोट हैं और आपका पूरा वोट मिल गया तो हमारा अलायंस बिल्कुल फॉर्मिडेबल हो जाएगा और हम एक बड़े वोट बैंक
हमारे पास होगा तो हम मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में दिखेंगे, जो कि पिछले 30-33 साल से दिखते आ रहे हैं। रवि रंजन जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं। और इसमें देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किल आज से नहीं, वो आज से ईंट की ईंट नहीं बजा रहे हैं। सबसे पहली पार्टी है जब प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी की ऐलान की, घोषणा की कि वो पार्टी बनाएंगे और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो पहली पार्टी आरजेडी है जिसने अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर ये कहा कि कोई जन सुराज के कार्यक्रम में न जाए, कोई उनके वहां पर सदस्यता ग्रहण नहीं करे। और खास तौर पे मुसलमानों को लेकर एक अटेंशन आरजेडी में शुरू से उसी समय से हो गई थी। तो अब तो इनको पता चल गया है कि इनका भेद खुलने वाला है, और भेद खुल चुका है। मुसलमान, मैंने कहा कि मुसलमान अब अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो हक है उनको मिले। और ये क्या बात है कि भाई, ये कैसा सेकुलरिज्म है कि कोई माने सब बात मुसलमानों की बात हो जाए और सबकी बात हो जाए, लेकिन हिंदुओं की बात कोई करे तो ये इसमें सेकुलरिज्म आ जाते हैं। बात यह है कि गिरिराज सिंह, आपने कहा ना कि वो पिस्तौल लेकर सांसद के वो उसमें पहुंच गए। गिरिराज सिंह पर हमला हुआ, उनके कार्यक्रम में हमला हुआ, उनको झापड़ रशीद कर दिया एक मुस्लिम वार्ड पार्षद ने उनके कार्यक्रम में बेगूसराय में, और ये भी 1 महीना पहले ही हुआ। तो ये तय है कि मुसलमान मतदाता वो जानते हैं कि उनको कहाँ वोट करना है, और वो एक मुश्त वोट करते हैं जहां कहीं भी करेंगे। तो अगर ओवैसी को एक मुश्त कर दिया, अगर कांग्रेस को एक मुश्त कर दिया, तो आरजेडी का पत्ता साफ, आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी। और ये लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब की बार अगर बेटे की ताजपोशी नहीं हो पाई तो शायद आगे वो टल जाएगा, फिर वो ताजपोशी नहीं हो पाएगी। और इसीलिए वो एक डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर खतरा है और उन पर कोई आंख दिखाएगा। कौन आंख दिखा रहा है उनको? कौन कह रहा है? माने नीतीश कुमार लगातार 17-18 सालों से सत्ता में है। कहाँ दंगा हो गया? कौन लोग मारे गए? कहाँ पर कुछ हुआ? नहीं, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन 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 आलोक जी, क्या ये इस तरह की बात करना ही सफिशिएंट है क्या? मुसलमान के पास कोई चॉइस नहीं है। आप ये मानते हैं कि मुसलमान अंततः यही आरजेडी और कांग्रेस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराने का दम, या बीजेपी जेडीयू को हराने का दम इन्हीं दो दल में है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इस बार मुकाबला तो कम से कम त्रिकोणीय होगा, या बहुत जगह चतुष्कोणीय भी हो सकता है, क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि मुसलमान किसकी तरफ जा सकता है? संभावना किधर ज़्यादा है? मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं, क्योंकि एक सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठा था, खास तौर पर तब जब आरजेडी ने सिर्फ 2 टिकट दिया और लोगों ने कहा मुस्लिमों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे। इस तरह का बहुत सारे कार्टून बने, मीम्स बने और उसको फैलाया गया। पर सवाल यह है कि भले ही टिकट लालू प्रसाद नहीं दें, लेकिन क्या मुसलमान विधानसभा चुनाव में बहुत सारे विकल्प होने की वजह से क्या आरजेडी कांग्रेस को छोड़ करके प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है? क्या असुद्दीन ओवैसी को और ज्यादा संख्या में जिता सकता है? क्या इसकी संभावना आपको कितनी दिखाई पड़ती है? देखिए पंकज जी, आरजेडी के पास अगर बिहारी भाषा में कहें तो पहले वोट की बखारी थी। हर जात का उनके पास समर्थन था, पिछड़ी जातियों का, खासकर अति पिछड़ा दलित, यादव और मुसलमान। तो जिसको चाहा लालू यादव ने जिता दिया, जिसको चाहा पार्लियामेंट भेज दिया, जिसको चाहा विधानसभा भेज दिया। धीरे धीरे उसमें स्खलन होता गया, अति पिछड़ी जातियां, दलित अलग हुए। उसके बाद कुछ यादव भी अब वोटिंग अपने मन से कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण अररिया और मधुबनी है। रहा मुसलमान का वोट, अभी तक मुसलमान पूरी तरीके से लालू यादव के साथ खड़ा था, लेकिन अब जितने विकल्प और जितनी प्रतिनिधित्व मुसलमानों को देने की बात हो रही है कि भैया यहाँ तो 2 ही मिलता है, वहां तुमको हम 40-40 सीट देंगे, तो ये देखना होगा कि क्या मुसलमान अपना स्टैंस बदलता है। लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से इतर होके थोड़ा बहुत अगर ओवैसी के पास किसी पॉकेट में चला गया तो नहीं,
मुसलमान मेरे समझ से इधर उधर नहीं छिटकेगा। उसको अभी भी यहीं पर अपनी सेफ्टी नजर आती है, कांग्रेस और आरजेडी के पास। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इन सारे विकल्पों के बावजूद अंतोगत्वा मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस और आरजेडी के ही पक्ष में बिहार में खड़ा रहेगा। चलिए डॉक्टर संजय, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि बेलागंज में सिर्फ प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो वो कहते हैं ना मॉर्निंग शोज द डे। बेलागंज में एक मुस्लिम प्रत्याशी होने का क्या मतलब है? प्रशांत किशोर मैसेज देना चाहते हैं, देखिए हम मुस्लिम फ्रेंडली हैं और हमने जो कहा वो किया। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का ये कदम विधानसभा चुनाव में उनके लिए प्रोडक्टिव होने जा रहा है? मुसलमान उनकी तरफ उम्मीद से देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। और चूंकि दो यादव वहां लड़ रहे हैं, मनोरमा देवी भी वो जेडीयू की उम्मीदवार हैं, वो यादव जाति से हैं, और सुरेंद्र यादव के बेटे हैं विश्वनाथ यादव, वो भी यादव जाति के उम्मीदवार हैं। तो इंडिया गठबंधन में भी यादव जाति के उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन में भी यादव जाति के उम्मीदवार हैं। बेलागंज में हालांकि उम्मीदवार उन्होंने बदल दिया है। वो खिलाफत हुसैन थे, वो मैथमेटिक्स के टीचर थे मिर्जा गालिब कॉलेज में, अभी उन्होंने अमजद जी को उम्मीदवार बना दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, यही लड़ेंगे चुनाव। तो बेलागंज में सिंबॉलिक भी है और उस लड़ाई में एक मैसेज भी वो देने की कोशिश करेंगे बिहार के मुसलमानों को। अगर अमजद अली अच्छा खासा वोट काटने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, वो बताएंगे जाकर के अपने समाज में कि अगर आपने हमें वोट दे दिया, छोड़ दीजिए दूसरे की बात, अपने समाज का भी वोट दे दिया, तो हमारी एक ताकत होगी। और 1 साल के बाद फिर जब चुनाव होगा तो यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार भी एक गंभीर प्रत्याशी होगा किसी भी पार्टी से। और अगर मुसलमानों के साथ अगर यादव जातियां किनारे हो गई, अपर कास्ट के वोट का कॉम्बिनेशन बन गया, जो बनते रहा है बेलागंज में, मुस्लिम समाज के साथ अपर कास्ट का कॉम्बिनेशन बनते रहा है, दलित का कॉम्बिनेशन बनते रहा है, तो एक मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं प्रशांत किशोर। इसलिए सिंबॉलिक भी माना जा सकता है। और कुछ दिनों के बाद अगर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिस जाति की संख्या है बेला विधानसभा में, अगर यादवों के बाद उनका अगर मुस्लिमों के साथ एक गठबंधन बन जाता है कि छोड़ो बीजेपी और ये इंडिया गठबंधन, हम लोगों का एक जो रहा है कॉकटेल शुरू से, फिर एक बार हम लोग बनाएंगे, तो शायद प्रशांत किशोर जो 4 बाई इलेक्शन जो सीटें वो लड़ रहे हैं, उसमें सबसे इनके लिए उपयुक्त सीट बेलागंज ही साबित होगा। वो इमामगंज में चूंकि पासवान जाति का वोट बहुत कम है, वहां मुसहर जाति वो तरारी, और वहां भी नहीं लगता है। आज तो एक महिला उम्मीदवार को इन्होंने उम्मीदवार बना दिया है, किरण सिंह को, वो जो लेफ्टिनेंट थे वो तो उनको तो ये हुआ ही नहीं, एसके सिंह को। और रामगढ़ में भी बसपा के उम्मीदवार इतने मजबूत हैं कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बाद तीसरे नंबर पर बसपा की उपस्थिति लग रही है। तो प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार के माध्यम से एक मजबूत उपस्थिति अगर दर्ज कराने की स्थिति में है, तो वो है बेलागंज में। और बेलागंज में जो दबंगता है, सुरेंद्र यादव कहते हैं कि हम तीसरा नेत्र खोलेंगे, तो अगर तीसरा नेत्र के अगेंस्ट में बाकी सारे नेत्र अगर वहां खुल गए, तो फिर हो सकता है कि प्रशांत किशोर का यह दाव कहीं न कहीं से सफल न हो जाए। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए बेलागंज एक अच्छा प्रयोगशाला साबित होगा प्रशांत किशोर जी के लिए। जीतने की भी स्थिति में, हारने की स्थिति में भी एक मजबूत उपस्थिति वहां दर्ज करा सकते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगा सकते हैं। मैं आपसे पीयूष पंत जी, आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि बेलागंज में तो ठीक है, एक इंडिकेटर होगा कि दरअसल मुसलमान क्या सोच रहे हैं, लेकिन वैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको क्या ये दिखाई पड़ता है कि अगर कोई विकल्प मुसलमान को मिलता है तो मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस अलायंस से इतर भी सोच सकते हैं, खास तौर पर तब जब उनकी बिरादरी, उनके कौम के उम्मीदवार अगर खड़े होंगे, तो क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसी को वोट देंगे? मान लीजिए असुद्दीन ओवैसी अगर 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करते हैं,
तो क्या आपको लगता है मुस्लिम उधर चले जाएंगे? या प्रशांत किशोर 40 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान इनको वोट करेंगे? देखिए पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान इस बात को तो समझ गया है कि लगातार उसका इस्तेमाल होता है और उसको बहुत कुछ आगे बढ़ाने का या उसका विकास करने का कोई भी काम ये पार्टियां करती नहीं है। उसके वोट बैंक के आधार पे वो जो है अपना मौज करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक उनको कहीं ना कहीं असंतोष है, एक उपेक्षित भाव है उनके अंदर, लेकिन उनकी जो एक विकल्प विहीनता जो है उनके सामने ये है, और वो यही चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक अल्पसंख्यक समाज है, वो लगातार एक कहीं भी हो, हम अगर विदेश में बात करें तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक समाज है, यहाँ जो है बाकी जो है ईसाई और जो है मुसलमान और दूसरे लोग जो है समाज हैं वो सब हैं। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं जो है अपनी एक एकजुटता बनाता, इसीलिए उसमें एकजुटता ज्यादा दिखाई है। हिंदू समाज की बात आप करते हैं, हिंदू समाज तो वैसे ही बहुसंख्यक है, उसको एकजुट है ही है वो हर तरीके से, उसमें ऐसा कोई भी मतलब नहीं है कि आप उसको कोई डर हो इस तरह का। तो उसको जहां दिखाई देगा कि उसकी जहां पे भी उसको कहीं ना कहीं भागीदारी, तो आप भूल जाइए, क्योंकि भागीदारी तो मिलती नहीं है मुस्लिम समाज को, ये हम सब इसको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं और इसका रियलाइजेशन मुस्लिम समाज को भी हो रहा है, इसीलिए उसमें छटपटाहट है। लेकिन मुझे लगता है अभी उसको ये लगेगा, जहां तक अगर आप प्रशांत किशोर की बात ले लीजिए, तो एक आध सीट की बात उपचुनाव में हो सकता है कि वो इस मामले में सफल हो जाए, क्योंकि बाकी वोट जो बढ़ जाए दूसरे पार्टी के कैंडिडेट में तो निकाल ले। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर वो विश्वसनीयता हासिल नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर मुस्लिम समाज जो है उनके साथ चला जाएगा। जहां तक देखिए ओबीसी की बात है, ओबीसी में निश्चित रूप से, क्योंकि ये छटपटाहट थी मुस्लिम समाज में कि हमारी एक पार्टी हो जो हमारे कॉज के लिए आगे बढ़े, हमारा हित को साधे और हमारा इस्तेमाल न होने दे, तो वो ओबीसी के साथ आए। खासकर बिहार में आप देखिए, महाराष्ट्र में हम देखते हैं, उसी तरह बिहार में देखा। लेकिन क्या हुआ बाद में, 4 में से 3 विधायक चले गए छोड़ के। तो ये एक अभी भी मुस्लिम समाज में जो है एक जो उनकी आकांक्षा है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ ही, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ ही रहने में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर का वही एक्सपेरिमेंट है जो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है। और एक उस पर टैग ये भी लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। तो प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, लगातार समय समय पर बदलना, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है, किससे जुड़े हुए हैं वो। तो मुस्लिम समाज ये भी देख रहा है उस चीज को। तो प्रशांत किशोर के लिए मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं देखता हूँ अभी। तो आप शुरू में उसको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जाति समूह में सारी पार्टियों के साथ बटा हुआ है बिहार, और उनके अपने अपने वोट बैंक, चलिए भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में वो सेध मार नहीं सकते, तो वो मुस्लिम पे टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। पर सवाल है 17% आबादी की, और सवाल ये भी है कि 17% आबादी किसको वोट करेगी, किसको अपना रहनुमा समझेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब कई पार्टियां ये कहना शुरू कर चुकी हैं कि तुम अपना रहनुमा समझते हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या हो गई है। ये असुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं, पर असुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, प्रशांत किशोर को भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों की शब्दों पर, भाषाओं पर क्या मुसलमान भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, अपना रहनुमा किसको चूज करेंगे, किसको चुनेंगे, ये जरूर पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है, और इसलिए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी और उनके पिता बिहार में दंगा और फसाद कराना चाह रहे हैं, जबकि नीतीश के शासन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहरहाल बिहार की बात में इतना ही। आलोक वत्स जी आपका, पीयूष पंत जी आपका, रवि रंजन जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।